वेलकम बैक खवातीन व आज़ाद। अब हम मुल्क की मईशत की बात करेंगे, जहाँ पे पाकिस्तान ने 2600 अरब रुपए का कबल इस वक्त कर्ज अदा कर दिया है। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा है कि कौमी तारीख में पहली मरतबा तारीखी इक़दाम के तहत पाकिस्तान ने वक्त से पहले 2600 अरब रुपए का कर्ज अदा किया है। इस बेमिसाल इक़दाम और मालियाती जिम्मेदारी के नुमायाँ रिकॉर्ड और कामयाबी में वज़ारत ख़जाना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वाजिबुल अदा 1633 अरब रुपए के कर्जे को भी अदा कर दिया और ये सिर्फ 59 दिनों में किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान को चीन के ताउन, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। चीन का ताउन जल्द पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करेगा। ये दो खबरें बैक पाकिस्तान के मालियाती सफ़र और सिफारती ताल्लुकात की आम झलक पेश करते हैं और आज हम इसी भी बात करेंगे। एग्जैक्टली और बात करने के लिए हमें हमारे माशियात डॉक्टर शफकत मुनीर रहमान कर लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जिस तरह से इब्तिदा में बात की है हसनैन ने कि जो पाकिस्तान की तारीख है, पहली बार 2600 अरब रुपए का कर्जा वक्त से पहले हमने अदा कर दिया, कितनी बड़ी खबर लगती है आपको ये? देखें, बुनियादी तौर पे अगर आप ये देखें, ये खबर के बड़े होने का अंदाजा इससे लगा लें कि 30% हमारा जो कर्जा है डोमेस्टिक लोन वो कम हो गया। यानी स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक जो हमने लोन था डोमेस्टिक, वो हमारा था 51.5 यानी 50.5 खरब रुपया जो हमने देना था, अब वो कम होके 3.8 खरब रह गया। ठीक, यानी इसकी कमी उठा, ये जो है इतनी कमी हुई और इस लेवल पे चला गया, 30% कम हो गया, जो अब 24.5 पे नज़र आ रहा है हमें। तो इस तरह हमें डोमेस्टिक पे जब असर पड़ता है ये कर्जा 30% कम होने, तो ओवरऑल कर्ज पे भी कमी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो ये अगर 76 से कम होकर 38 पे आ गया तो ये ज़रा एक सोचने की बात है कि 30% हमने कर्ज को रिटायर किया है, जो अपनी जगह एक पॉजिटिव बात है जिसमें बहुत सारे अवामिल शामिल हैं, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन भी है, क्योंकि जिस रेशो से हमने ये किया, जो अभी स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है, और अगर इसको हम इस पेस को यानी इसी पे जारी ना रख सके तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो ये वो कुछ चैलेंजेस हैं जो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इसको फॉरवर्ड लुकिंग देख रही है। अभी आपने जिक्र किया है, दूसरी खबर भी इससे जुड़ी हुई है, चाइना के साथ अभी 8.5 अरब डॉलर का जो फायदे हुए हैं, मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है। और चाइना के साथ जो टेक्नोलॉजी की बात है, ख़ासतौर पे जब हम सी पैक के दूसरे दौर में जा रहे हैं, तो हमें एग्रीकल्चर यानी ख़ासतौर पे स्मार्ट एग्रीकल्चर, जिसमें पानी को कम से कम इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, फिर सीड्स की ऐसी वैरायटी जो आने वाले वक्त में हमारी फूड सिक्योरिटी की ज़रूरियात भी पूरी करें और उस पर अखराजात भी कम हो। तो इस किस्म के इकदाम जो टेक्नोलॉजी के हवाले से किए जा रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा शफकत साहब, मुझे प्रिसाइसली इस कर्जे के हवाले से बताइएगा कि इससे हमारी क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर होगी और जो इंटरनेशनली इदारे हैं जिस तरह से जिनसे हम कर्ज लेते हैं, IMF हो गया, दूसरे इदारे वर्ल्ड बैंक हो गया, उनका भी हम पे एतमाद बढ़ेगा या ये फिर डोमेस्टिक इशू था, डोमेस्टिक में ही खत्म हो जाएगा? नहीं, मैंने जैसे कहा कि अगर हम ओवरऑल कर्ज की बात करें, 76 खरब में से अगर आपने 26 यानी इतने आपने जमा करा दिए हैं, तो 26 जमा हो गए, तो इसके बाद इसका मतलब वो तो नीचे आ गए। 30% ओवरऑल डेट पे ही फ़र्क पड़ा है, डोमेस्टिक पे भी पड़ा है। और ये सारी वजह यही है कि अभी आप देखें ना, फिच और बाकी रेटिंग कंपनी है, जितनी स्टेबलाइजेशन का अमल जारी था, जो पॉलिसी रिफॉर्म की, फिर करंट अकाउंट सरप्लस की बात कर लें, फिर हमारे फॉरेन रेमिटेंसेज जो हमारे समंदर और पाकिस्तानी वो भेज रहे हैं, और फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, ये सारे वो अवामिल हैं जिसकी वजह से IMF ने भी इसको इनको एक्नॉलेज किया और रेटिंग कंपनियों ने भी एक्नॉलेज किया। और उसके बाद अब ये सिचुएशन है, इसके बाद जो पोस्ट सिचुएशन है, आप बिल्कुल ठीक है ना, यकीनी तौर पे रेटिंग में और बेहतरी आएगी, क्योंकि ये शो करता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस की तरफ जा रही है। लेकिन अगेन, जैसे मैंने कहा कि अभी जैसे फ्लड्स आए हैं, इसके बाद ये है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको हमने स्टेबलाइज रखना है कि वो ज़रा उसमें डाउन हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर इसके इम्पैक्ट तो होंगे, वो इम्पैक्ट हमने, या वो जो जर्क होंगे उनको हमने कैसे मैच करना है, ये वो चैलेंजेस होंगे जो सर्टनली गवर्नमेंट इस पर गौर भी करेगी और नए जो एवेन्यूज़ हैं उनकी तरफ भी तवज्जो देगी। सर, आपने चैलेंजेस के हवाले से भी बात की है और पाकिस्तान के हवाले से बात की, अब थोड़ी सी ग्लोबली बात कर लेते हैं। ये जो SCO का इजलास हुआ है, इसके बाद बहुत सारे थिंक टैंक्स की बातें कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का नक्शा ये किस्म का बदल गया है, क्योंकि मैं एक रिसर्च देख रही थी और उसमें बात ये की जा रही है कि चाइना जो है ना, अब कमिंग आउट पार्टी ऐसा पार बन रही है और उसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका की GDP की बात करें तो वो आप ये कह लें कि 29 ट्रिलियन है, और फिर चाइना की बात करें तो 18.7, यानी कि
इनमें सिर्फ 10% का ही फर्क नजर आ रहा है। तो फिर आपको क्या लगता है, अगर एक तरफ हम पाकिस्तान को भी देखें और फिर जिस तरह पहले सवाल के जवाब में आपने जिक्र भी किया नए मंसूबों का सी पैक के दूसरे मरहले में जो पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं, पाकिस्तान को मजीद कोई बैरूनी सरमायाकारी के भी मौके मिलेंगे इससे फिर? देखें, एशिया की सदी जब हम कहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये एशियन इकोनॉमीज अब लीड करेंगी दुनिया की इकोनॉमी को, और पाकिस्तान उसमें एक बड़े प्लेयर के तौर पे शामिल है। चाहे चाइना के साथ हमारे रिलेशन हो, या अगर अमेरिका के साथ भी देखें, हम एक बड़ी बैलेंसिंग हमारी जो खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की, और ख़ासतौर पे जो टॉप लेवल पे डिप्लोमेसी है, उसमें इससे हमें एक एज नज़र आ रहा है कि हमारे एशिया के अंदर भी रूट्स हैं और हमारे आउटसाइड एशिया भी रूट्स हैं। यानी हमने किसी एक की बुनियाद पर दूसरे रिलेशन नहीं रखे। तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के पास ऑप्शन मौजूद है कि एशिया के साथ जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है वहाँ तो है ही है, इंटरनेशनली यानी अमेरिकन इकोनॉमी के साथ भी पाकिस्तान के जो इस वक्त ज़रूरत होगी, इसके साथ चलना होगा, उससे भी हमें बड़ा फ़ायदा होगा, इन्वेस्टमेंट उधर से भी आने के चांस हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम ये खबरें तो देख रहे हैं कि हम कर्ज वापस दे रहे हैं, आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि मईशत बेहतर हो रही है, इशारिये बेहतर हो रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं, लेकिन इन्फ्लेशन वहीं पे मौजूद है, बाइंग पावर लोगों की नहीं बढ़ रही है, जो बिजनेसमैन है जो मुल्क में मौजूद है उसका एतमाद नहीं बढ़ रहा है, उसको किस तरह से बढ़ाया जाएगा? देखिए, मैंने अभी बात की ना कि जब ये स्टेबलाइजेशन प्रोसेस में हमने टैक्सेशन की का जो दायरा बढ़ाने की बात की, उसमें बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, जिसमें ट्रेडर यहाँ पे ख़ासतौर पे जो मिडिल ट्रेडर है वो, और बिजनेस की कम्युनिटी, उनके मसाइल सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि और जो चैलेंजेस का मैंने जिक्र किया है, जो आपने भी कहा है, अफरात ज़र की जो बढ़ने की जो शरह है, पिछले अरसे में आप देखें कि बड़ी तेज़ी से वो नीचे आई थी और सिंगल डिजिट में चली गई। लेकिन अब जो थोड़ा सा प्रेशर अब बढ़ेगा, ख़ासतौर पे बजट के बाद और अब फ्लड के बाद, ये प्राइसेस बढ़ने की एक इंडिकेशन है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब कमोडिटीज़ कम होगी, तो ज़ाहिर है फ्लड की वजह से भी हो रही हैं, और फिर जब हम उसको इंपोर्ट करेंगे उस पर ज़ाहिर है कि अखराजात ज़्यादा होंगे। तो ये अफरात ज़र का जो है ना, ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा इसके साथ। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये जो एक दफ़ा तो हमने ये रिटायर उस वक्त किया है, जून और उसके अराउंड ये सारा हुआ है, उसके साथ साथ, लेकिन उसके बाद सिचुएशन तरह थोड़ा सा चेंज हुई, एक तो बजट की वजह से, दूसरे फ्लड्स की वजह से। अब ये जो प्रेशर आएगा, सर्टनली उसका प्रेशर तो हमें फेस करना है, और उससे इकॉनमी पे, इसलिए मैंने कहा कि इकोनॉमिक गेन्स जो हैं, इस किस्म के जो शॉक्स एंड डिज़ास्टर होंगे, अगर हम इनको मैच करके नहीं बनाएंगे, नहीं इकोनॉमिक गेन को सिर्फ इकोनॉमिक गेन की तरफ ना रखें। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं चूँकि हार्डकोर इकोनॉमी की, मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी का बंदा हूँ, तो मुझे पता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में इकोनॉमी को लोगों से जोड़े बगैर सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती। लिहाजा हमें ये देखना है कि हम इसको कैसे सस्टेनेबल बनाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और भी पॉइंट है, मैं चाहती हूँ उस पर भी आप बात करें। अभी हम देख रहे हैं जो टैरिफ वाला मामला था, अमेरिका ने जो आयद किया था, अब तो वो एरोगेंस एक नज़र आ रही है इंडिया से रिलेटेड भी। पहले 50 था, अब 100 पर चले गए हैं ट्रम्प साहब। इंडिया को कितना हिट करेगा ये? देखिए, अगर आप इंटरनेशनल लिटरेचर देखें ना, जो इस वक्त डेवलप हो रहा है, उसमें अमेरिका पाकिस्तान रिलेशन के हवाले से एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि इससे पहले चूँकि अमेरिका ने भारत को अपना यहाँ पे एक अलाई बनाया इस खत्ते में, और क्वाड जो एक इनका अलाइंस है, जिसमें जापान, अमेरिका और इंडिया को उन्होंने रखा कि शायद ये बाकी मुल्कों के साथ मिलके उनके मफादात को यहाँ पे सेफ गार्ड कर सकेगा। लेकिन इंडिया इसमें पहले बात तो नाकाम रहा, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे चाइना का मुकाबला इंडिया नहीं कर सकता, क्योंकि क्वाड बना ही चाइना के खिलाफ था। तो लिहाजा जब वहाँ से वो ख़त्म हुआ, फिर इंडिया को जब देखा कि अब ख़ास तौर पे जो ये मौका था पाकिस्तान के साथ गैर ज़रूरी जो जंग इंडिया ने मुसल्लत की, इस वक्त भी मौका था कि वो ब्रिज करता अपने उन टीयर्ड रिलेशन को अमेरिका के साथ। लेकिन थोड़ी सी उन्होंने इस पर शायद मिस कैलकुलेशन की, इंडियन फॉरेन पॉलिसी वहाँ बुरी तरह रह गई, नाकाम हुई, और पाकिस्तान ने प्रोएक्टिवली इसको सामने एक चांस के तौर पे लिया, क्योंकि पाकिस्तान का एक तो टेक्नोलॉजिकल एज साबित हो गया जंग में, दूसरे पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक एज सामने आया, तो उससे पाकिस्तान ने भरपूर फ़ायदा उठाया। और अभी ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल लिटरेचर जो आलमी जरीदे लिख रहे हैं कि पाकिस्तान अब ज़्यादा अमेरिका के करीब भी है, और बावजूद वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान चाइना के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन में,
इसके बावजूद अमेरिका में बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान डॉक्टर की साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर शफकत मुनीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें मुल्क की मईशत के हवाले से आगाह कर रहे थे और जो मुल्क की मईशत के हवाले से बेहतर इशारे हैं उसके ऊपर उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की। ख़वातीन उज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।